एंजॉय कर सकें। बिल्कुल, और ये उनका हक भी है। तो हमारा जो टॉपिक है किराए की आमदनी इनकम के हवाले से, उसके ऊपर टैक्स के हवाले से आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सिंध हुकूमत के एक्ट से फ़ायदा उठाते हुए किराए पर दिए गए मकानात और दुकानों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया है। ताजिर और सनतकार कहते हैं कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स का फैसला दुरुस्त इक़दाम है। प्रॉपर्टी को किराए पर देने वालों पर टैक्स लगना चाहिए। इस हवाले से ये रिपोर्ट तैयार की हमारे नुमाइंदे सफदर अब्बास ने। ये देखते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐवान सनअत और तजारत कराची के सदर जुनैद मागदा के मुताबिक कमर्शियल और रेजिडेंशियल रेंटल दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। उनके बकौल रिहायशी किराए से हासिल आमदनी पर मामूली टैक्स से काम चलाया जा सकता है। दो तरीके हैं, एक तो कमर्शियल रेंटल है और एक रेजिडेंशियल रेंटल है। रेजिडेंशियल पे तो नहीं होना चाहिए। एक आदमी अपनी कमाई में से ही पैसा देता है, और अगर आपको बहुत ही शौक है तो एक लिमिटेड सा आपने 200-500 रुपए का जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको आप बढ़ा दें, और इसके लिए सेपरेट टैक्स का तो रेजिडेंस का कोई सेंस बनता नहीं है। दूसरा ये मैं कह रहा हूँ कि कमर्शियल हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, उस कमर्शियल एग्रीमेंट पे ये है कि हमारा जो टैक्स होता है वो 10% जो है वो हमें ऑलरेडी देना पड़ता है, तो वो तो ऑलरेडी टैक्सेबल है। दूसरी जानिब कराची ताजी इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर कहते हैं किराए पर अमलाक एक बड़ा कारोबार बन चुका है। लोग दुकानें, पोर्शन, मकानात वगैरह किराए पर देते हैं। अगर वो कमा रहे हैं तो उन्हें टैक्स भी देना चाहिए। बेहतर बात यह है कि इसमें एक तखसीस रखी जाए, क्योंकि जो लोग इसमें बिजनेस करते हैं उन पर टैक्स यकीनन लगना चाहिए। लेकिन वो जो कम आमदनी के लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो कारोबार में खसारे के बाद वो अपनी दुकान किराए पर दे देते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपना घर वो किराए पर देने पे मजबूर होते हैं। तो इसमें एक तखसीस होनी चाहिए। वो जो जिनका कारोबार है उन पर यकीनन टैक्स लगना चाहिए। रवा माली साल FPR को 55 खरब 50 अरब रुपए टैक्स जमा करना है। ज़राए के मुताबिक 5 साल में टैक्स दहनगान की तादाद 40 से 50 लाख तक बढ़ाई जाएगी। ताजिर और सनतकार कहते हैं किराए की आमदनी पर टैक्स बेहतर फैसला है, लेकिन इसके नतीजे में किरायों में भी इजाफा होगा। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए कैमरामैन अफजल अली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़ कराची। तो सफदर अब्बास की रिपोर्ट देखिए, और ताजिर बरादरी का तो यही कहना है कि इकदाम तो अच्छा है लेकिन फिर किरायों में भी फिर इजाफा होगा। देखिए, बात यह है कि ये हमेशा ही बात की जाती है कि टैक्स लगेगा तो महंगाई बढ़ेगी, टैक्स लगेगा तो किराए में इजाफा होगा। अब ये सूरत हाल जो है ना, इसको लोगों को समझ लेना चाहिए कि उनके पास कोई अल्टरनेट है नहीं। अभी भी पाकिस्तान में इतने लोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैलाब है, इतने लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग ऐसे हैं कि उनको ये बहुत सारी आमदनी को समझते हैं कि इस पर टैक्स नहीं देना। राइट, मतलब वो फ्री फॉल इनकम है। और इसमें से किराए पे जो प्रॉपर्टी पे दी हुई आप रेंट पे प्रॉपर्टी, उस पर भी वो लोग, बहुत से लोग जो है ना अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देते और अच्छी इनकम कमाते हैं और टैक्स नहीं देते। इसलिए कि आपको ये तो बात पता है ना कि बहुत से लोग रेंट पे रहते हैं, ठीक है, उनके अपने उनके पास घर नहीं है उनके। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक 2 लाख की लिमिट कर दी है कि 2 लाख अगर साल में से कम का रेंट है तो उस पर टैक्स नहीं है। अगर उससे ज्यादा की रेंटल इनकम है तो उस पर टैक्स है। तो ये थ्रेशोल्ड दे दिया गया है। अच्छा। तो अगर हम 2 लाख को देखें तो ये कोई 15-18 हज़ार रुपए पर मंथ का जो रेंट है उस पर वो कमा रहे तो उस पर नहीं है। लेकिन उससे आगे जो है उस पर टैक्स लगना जो है वो नागुज़ीर है और ये जरूरी है। लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं और कहते हैं हमने प्रॉपर्टी पर टैक्स देते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स है जो कि लोग के आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाता है। सही। और जो आमदनी से आप कमा रहे हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, आमदनी पे टैक्स देना पड़ेगा। जो हमारा प्रोग्राम है और इसका मकसद भी है कि लोगों के माइंडसेट को चेंज करें। बेसिकली ये बड़ा एक कम्बरसम प्रोसेस है, क्योंकि लोगों की अप्रोच और सोचों को चेंज करने के लिए आप कितने भी लॉज ले आएँ, आप कितनी भी सख्तियाँ कर दें, लेकिन जब तक लोगों की सोच चेंज नहीं होगी उनको टैक्स देना है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे लोग, बहुत से लोग जो बिजनेस कम्युनिटीज थे उन्होंने कहा कि जी वो टैक्स तो चीजें बढ़ जाती हैं, महंगी हो जाती हैं और टैक्स नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, ये देखें, ये एक वन साइड ऑफ द स्टोरी है। सही। अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि टैक्स देना जरूरी है, टैक्स देना जरूरी है। ठीक है, आप जब बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में मुझे ये चीज नहीं मिल रही, हमें ये आसाइश नहीं है, हमें ये सहूलत नहीं है, मेरे बच्चे को तालीम नहीं है, तो फिर आप ये सोचते हैं तो फिर पहला स्टेप ये है कि आपने टैक्स देना है। टैक्स देना है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप जो है कुर्बानी ना दें और उसका सिला आपको मिल जाए। सही, कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। तो
उसका सिला आपको उसका सिला आपको मिलेगा। क्योंकि माइंडसेट की जो बात की है ना आपने, वो बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो फिर टैक्स कलेक्शन में, टैक्स नेट में इजाफा नहीं होगा। अच्छा, किराए की कितनी आमदनी पे टैक्स है? जब मैंने आपसे बताया कि 2 लाख का थ्रेशोल्ड उन्होंने रखा है, अब इसमें उन्होंने 2 डिस्टिंग्विश कर दिए। अगर रेंटल प्रॉपर्टी किसी कंपनी की है तो उसको उन्होंने अलग तरीके से टैक्स किया है। ठीक। अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे मैं आप, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है हम उसको रेंट पे दे रहे हैं तो वो जो है उन्होंने अलग तरीके से, उस पर उन्होंने कहा है कि 2 लाख का थ्रेशोल्ड है, 2 लाख से कम पे कोई टैक्स नहीं है। उससे ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ स्लैब बना के, और मैक्सिमम स्लैब जो है 35% से, ठीक है। अब इसके बाद ये आमदनी आपकी दूसरी आमदनी के साथ क्लब भी नहीं होगी। ओके, तो ये जो है एक अलग ब्लॉक ऑफ इनकम के तौर पे होंगे, और ये जो है दूसरी आमदनी, तो इससे स्लैब भी चेंज नहीं होगा और हायर रेट भी नहीं होगा। हायर रेट भी नहीं होगा, बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं किराए की आमदनी पे टैक्स के हवाले से, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। टैक्स और आप में यहाँ वक्त है ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाउ। तो टैक्स और आप में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं किराए की आमदनी पे टैक्स के हवाले से, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है काजी अनवर कमाल ने, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। हम बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी इनकम है और किराए पे जो आमदनी है, उस पर हम आज हमारा मौजू है और हम उस पर बात कर रहे हैं। आपको भी अंदाजा है क्योंकि आप काफ़ी सीनियर टैक्स कंसल्टेंट हैं कि ये आमदनी को लोग टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत लेते हैं। तो आप देखते हैं कि ये, तो क्या आप क्या समझते हैं कि इस आमदनी पे जो थ्रेशोल्ड है 2 लाख का, वो सही है, और जो रेट ऑफ टैक्स है वो ज़्यादा है या मुनासिब है? जनाब, जो रेंटल इनकम से मुतालिक सूरत हाल है, रेंटल इनकम जो है वो बाज, अगर हम अपने माशरे पे नजर डाल के देखें तो बाज जो बेवा हैं या बाज ऐसे जो ओल्ड एज सिटीजन्स हैं जिन्हें जो रिटायर होने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है, उसको लेट आउट करके वो अपनी जिंदगी को उससे गुजार रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो 2 लाख रुपए की एग्जम्पशन दी हुई है, ये बहुत कम एग्जम्पशन है। इसको कम से कम जिस तरीके से सैलरीड पर्सन की एग्जम्पशन की लिमिट उन्होंने 4 लाख तक की दे रखी है, इसी तरीके से इसको भी बढ़ाया जाए, ताकि वो अफराद जो कि अब काम नहीं कर सकते या ओल्ड एज में आ गए, या कोई खातून अगर बेवा हो गई हैं, या कोई बच्चे यतीम है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसके जरिए वो कोई आमदनी हासिल कर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। आप ये कह रहे हैं कि जो थ्रेशोल्ड नॉर्मल इनकम के लिए है 6 लाख रुपए, वही थ्रेशोल्ड इस पे रख दिया जाए। जी जी। अच्छा, अब अगर हम ये देखते हैं तो जो रेट ऑफ टैक्स है आपके ख्याल में ये मुनासिब है या इसको भी कम होना चाहिए? रेट ऑफ टैक्स का भी रैशनल होना चाहिए, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये जो हम पहले देखते थे कमाल साहब, तो पहले डिडक्शंस अलाउ थी, अब ये आप इंडिविजुअल के केस में ये पूरे रेंट पे पूरा टैक्स लग रहा है, तो ये भी किसी तरह मुनासिब नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस और कलेक्शन और प्रॉपर्टी टैक्स तो उसका खर्चा होता ही है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। देखें, 2 तरफ से इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक तो ये है कि इनको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं हो रही, दूसरा रेट ऑफ टैक्स भी बहुत ज्यादा है, और तीसरा ये कि एग्जम्पशन की लिमिट भी बहुत कम है, जिसकी वजह से इनको जो है, यानी जो इनको बेनिफिट पहुंचाना चाहिए या इनको जो बेनिफिट पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा। इनको तीनों तरफ से जो है ना, इनको जो है ये करिए बर्डनाइज किया जा रहा है। अच्छा कमाल साहब, ये इनकम डॉक्यूमेंट भी नहीं हो पा रही है, इसलिए कि आप भी और हम भी देखते रहे कि जब क्लाइंट या खुद आगे आदमी बताता है, जब भी पता चलता है कि मकान रेंट पे है, तो इसका क्या मैकेनिज्म कोई आपके जहन में है? कोई इसका सोल्यूशन के गवर्नमेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म ड्रॉ करे जिससे ये भी डॉक्यूमेंट हो जाए ये एरिया? जनाब, इसमें बड़ा आसान है, क्योंकि देखिए रेंट लॉ के अंदर तो ये है कि जो है जो भी आदमी अपनी जगह को रेंट पे दे वो थाने में जाके उसकी इतला करे, और थाने को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो कंसर्न जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन रखता है इनकम टैक्स ऑफिसर, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो इसमें कोई यानी मुजायका नहीं है, ये खुद टैक्स नेट के अंदर आ सकते हैं। सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो रेंट मतलब इसको अगर थाने के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और आजकल गवर्नमेंट भी इस बात पे बड़ा एम्फसाइज कर रही है कि ये हर रेंट एग्रीमेंट जो है उसको जो है रजिस्टर होना चाहिए, तो उससे वहां से डेटा जो है वो जाया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए ना, जिस तरह कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है तो रजिस्ट्रार ऑफिस से डे टू डे बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स ऑफिसर को दी जाती है, इसी तरह से थाने से भी ये तमाम सिस्टम चलाया जा सकता है। सही है। अच्छा, हम कंपनी की बात करते हैं, जब कंपनी प्रॉपर्टी ओन करती है और रेंट लेट आउट करती है उसको,
तो वहां उन्होंने डिडक्शन भी अलाउ किए हैं और वहां पे जो है उन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं रिबेट भी दिए हैं, 6% कलेक्शन चार्ज भी। तो आपको ये नजर नहीं मतलब मुझे तो ये महसूस होता है कि कंपनी को ज्यादा बेनिफिट है रेंट पे प्रॉपर्टी देने पे। जी बिल्कुल, आपने बढ़िया फरमाया कि ये अलमिया की कंपनी जो है वहाँ जहाँ डेप्रिसिएशन भी ले रही है, जहाँ दीगर चीजें भी ले रही है, जहाँ एक आम आदमी अगर उस चीज को लेट आउट कर रहा है तो वो तमाम फैसिलिटी उसके अवेलेबल नहीं है, और वो तमाम चीजें वो डॉक्यूमेंटेड है। जो वो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है, जो दीगर टैक्सेस वो पे कर रहा है, वो तमाम टैक्सेस का उसमें रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उनको वहाँ वो अलाउ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये सेल टैक्स भी सूबाई हुकूमत जो है इसका भी उन्होंने तलाक किया है 2 साल से, और इस पे कोर्ट में भी केस गया। कोर्ट ने तो फैसला जो है वो टेनेंट्स के उसमें दे दिया फेवर में। तो आप क्या समझते हैं ये क्या आगे बढ़ेगा या इस पे अब सिंध हुकूमत इस पे खामोश हो जाएगी और ये टैक्स नहीं रिकवर किया जाएगा? जनाब, सिंध हुकूमत ने तो आपको देखें हमारे सिंध हाई बहुत शानदार फैसला दिया था, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो अपना 72C जो सबसेक्शन 72C है सेक्शन 2 का सिंध सेल टैक्स एक्ट में तरमीम करके दोबारा इसको लागू कर दिया है। सही है। तो आप 13% दोबारा। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट ने तो कहा था कि रेंट पे किसी सूरत में, उन्होंने आखिर में अपने क्लोजिंग उसमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये कहा था कि इस पर रेंट जो है किसी तरह भी सर्विसेज की मद में आता ही नहीं, एम्बिट में आता ही नहीं है वो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि फर्दर्स ऑफ द बिजनेस में नहीं आता, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि जो 2017 के अंदर फाइनेंस एक्ट आया था इनका, उसके अंदर उन्होंने 72C को मॉडिफाई करके दोबारा इंसर्ट कर दिया है। सही है, बहुत शुक्रिया कमाल साहब आपका। फिर हम आपसे किसी और प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। आपने देखा कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव रेंटल इनकम जो है उसका डेटा भी कलेक्ट किया जा सकता है, और आप जो बात कर रहे थे वो बहुत ज़बरदस्त बात है कि अगर रेंट को एग्रीमेंट करके जो एग्रीमेंट है आपका आप उसको रजिस्टर कर लें तो ऑलरेडी सबको पता चल जाएगा और टैक्स नेट के दायरेकार में आप आ जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं लोग इस तरीके से करते, ये इनिशिएटिव लेते कि अगर वो घर रेंट पे दे रहे हैं तो वो फिर उसको एग्रीमेंट कराएं या करीबी पुलिस स्टेशन चले जाएं। देखिए फिर वही बात आ जाती है कि करते क्यों नहीं है और किया क्यों नहीं जाता। ये दोनों चीज़ें बड़ी साथ साथ चलती हैं। हुकूमत की विल नहीं होती है, राइट लोगों की विश नहीं होती है। तो ये विल और विश का मसला है। लोग चाहते नहीं कि टैक्स दें, जिससे बात करो कहता है अच्छा आप इस चीज पे भी टैक्स दें। ऑब्वियसली मतलब आप अगर किसी चीज पे भी बात हो ना फौरन ये जवाब आता है कि इस पे भी टैक्स दें। बात ये है कि आप जितनी भी आपके अतराफ में चीजें हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं, आमदनी की मद में, खर्चों की मद में, उसको गवर्नमेंट को उसका शेयर जाना चाहिए। गवर्नमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों ने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे, हम अपना सिक्योरिटी गार्ड खुद रख लेंगे, पानी की बोतलें मिनरल वाटर ले लेंगे, हम अपना जो है हॉस्पिटल जो है महंगा तरीन ले लेंगे, महंगा हॉस्पिटल ले लेंगे, हम बच्चों को खुद प्राइवेट टैक्स नहीं देंगे। इसलिए अगर हम टैक्स देंगे तो फिर ये जो है हमें सब बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, मुझे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं होगी, पुलिस स्ट्रांग होगी। तो ये बेसिकली पूरा निजाम जो है ना टैक्स के साथ इवॉल्व करता है। इतना इंपॉर्टेंट चीज है और इस बात को मजाक बनाया हुआ लोगों ने। और ये आज की IMF की बात या किसी की बात, ये अगर पाकिस्तान में, ये मैं आपको आज फिर बारहा कह चुका हूँ, अगर ये चीज लोगों ने नहीं समझी तो ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनके स्टेक पाकिस्तान से हैं, वो मेरे ख्याल में रिग्रेट करेंगे। बिल्कुल रिग्रेट करेंगे, बिल्कुल ऑब्वियसली। और टैक्स देना चाहिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सर्टेन काइंड ऑफ माइंडसेट जो है इसको चेंज होना चाहिए। अच्छा, किराए की आमदनी पे कोई डिडक्शन दी गई है, कोई रिबेट है? देखिए अभी हम बात ये कर रहे थे कि जो इंडिविजुअल केसेस हैं उनमें कोई डिडक्शन नहीं है। ये पहले होता था, सही, जब पहले आप रेंटल इनकम होती थी उसमें 1/5 फॉर रिपेयर्स मिलता था। आपने अगर आपकी प्रॉपर्टी है, मेरी दोनों से मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी प्रॉपर्टी है और आपने मुझे जो है रेंट पे दी हुई है, तो आपको जो है वो आपको उसको मेंटेन भी करना है ना, तो उसकी एक एक्सपेंस आपको होता है, वो एज अ डिडक्शन आपको मिलता था। फिर आपके उसके किराए खर्च करने के लिए आपको खर्चा होता है, कलेक्ट करने के लिए उसको, वो आपको मिलता था। इस तरह की चीजें आपको वहाँ पे मिलती थी। तो अब वो नहीं है इंडिविजुअल के केस में। कंपनी के केस में, कंपनी के बाद अगर प्रॉपर्टी है उसको वो डिडक्शंस मिलेंगी। तो इसीलिए मैं बात कर रहा था कि कंपनी को मेरे ख्याल में ओवर द पीरियड बेनिफिट हो जाएगा प्रॉपर्टी लेट आउट करने में, रादर देन इंडिविजुअल केसेस में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल में डिस्पैरिटी इसको रिमूव करना चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात की थी हमारे जो गेस्ट थे, उन्होंने कि जी ये थ्रेशोल्ड भी बढ़ाना चाहिए इसका, और ये 2 लाख से इसको बढ़ा के इसको 4 लाख पे करना चाहिए, 6 लाख पे करना चाहिए, 6 लाख पे लेके जाना चाहिए, ताकि आम लोग, जो लोग इससे जिनकी जरूरत जिंदगी है, वो इससे जो है
मुस्तफीद हो सकें, वो अपना ज़िंदगी चला सकें, उन पर बर्डन ना आए। लेकिन जो लोग इससे पैसे मिंट कर रहे हैं वो फिर टैक्स भी दें ऑब्वियसली। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि किराए की आमदनी पे कितना टैक्स, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास हैं, आपकी ट्वीट्स भी शामिल करेंगे। लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाउ। तो टैक्स और आप में आज हम बात कर रहे हैं किराए की आमदनी पे टैक्स के हवाले से। तो इस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमने अपनी आमदनी से असासा बनाया और इस पर टैक्स दिया, तो फिर अब इस असासे की आमदनी पर टैक्स क्यों दें? देखें, कुछ लोग फॉरेन रेमिटेंस से असासा बनाते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर इनकम से असासा बनाते हैं, उन पर टैक्स नहीं है। तो इस तरह नहीं कि उस इनकम से सिर्फ असासा बनाया जाता है, इस पे टैक्स दिया था। हाँ, कुछ लोग अपनी इनकम पे टैक्स देके उससे असासा बनाते हैं, और लेकिन रेंटल इनकम एक सेपरेट इनकम है। तो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में, जो दुनिया भर में जहाँ पे भी टैक्स डेवलप कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं जहाँ पे टैक्स का निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, वहाँ पे उनकी हर आमदनी पे टैक्स है। सही। तो रेंटल इनकम भी उसमें से एक आमदनी है और उस पर टैक्स लगना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि उस पर क्या डिडक्शंस मिलनी चाहिए, क्या रिबेट्स मिलनी चाहिए, जो पहले होती थी कि उसका कोई खर्चा है तो नेट ऑफ इनकम पे टैक्स है, इनकम पे टैक्स, तो वो गवर्नमेंट को समझना चाहिए और टैक्स उस पर भी होना चाहिए। लेकिन ये कि रिबेट और डिडक्शंस मिलनी चाहिए ताकि लोगों को एक ईज हो, अच्छा, ये ट्वीट में शामिल करती हूँ, और ये कमर शेख हैं भावलपुर से। ये कहते हैं कि कुछ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी रेंटल इनकम के हवाले से कानून क्या कहता है? कानून तो बहुत क्लियर है, जो रेंट उठाएगा वो टैक्स देगा। That's so simple. मतलब yes. आप ये डिस्प्यूट तो इस बात है कि ओनरशिप क्या है, लेकिन कोई ना कोई तो रेंट ले रहा होगा। हाँ। तो लेकिन अगर 2 या 3 या 4 लोग रेंट ले रहे हैं तो वो तीनों लोग जो हैं वो अगर तीनों लोग अगर ओनर हैं तो 3 लोग डिफरेंट जगहों पर टैक्स देंगे उसको, लेकिन एक्यूमुलेटेड फिगर वही होगी। ओके, ठीक है ना। तो अगर 3 लोग ओनर है और 3 लोग 3 रेंट उठा रहे हैं तो वो 3 लोग टैक्स देंगे। अगर टैक्स नेट में आते हैं और थ्रेशोल्ड से उनकी आमदनी ज़्यादा होती है, थ्रेशोल्ड से आमदनी ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, ये अकबर बलोच हैं और इन्होंने अपना शहर मेंशन नहीं किया, और ये कह रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ एनुअल ठेके पे दे दी जाती हैं, जैसे कि ज़री ज़मीन है और कोई बाग हो गया। इस हवाले से कानून क्या कहता है? एक तो हमारे यहाँ बड़ा मसला है, जहाँ ज़री ज़मीन और जहाँ बाग की बात आती है वहाँ समझते हैं हर चीज़ एग्जेम्प्ट है। ओके, ठीक है ना। आपने ज़मीन रेंट पे दी है, आपने उस रेंट पे वो आदमी, दूसरा आदमी उस पर कोई कल्टीवेशन कर रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है कोई चीज, दैट्स हिज लुकआउट। आपकी प्रॉपर्टी जो है रेंट पे गई हुई है, ओके, तो आपने उस पे रेंट पे टैक्स देना है, रेंट पे टैक्स देना। लेकिन उस पे बाग हो, हाँ, या उसमें गन्ने के खेत हो, या उसमें कोई आम की फसल हो, सही, उससे आपका ताल्लुक नहीं, आपने तो प्रॉपर्टी अपनी दे दी है। अब आप प्रॉपर्टी देते हैं जैसे शहर में, तो उसमें आप रहें या कोई और रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? इनकम तो आपकी आ रही है, इनकम तो आ रही है ऑब्वियसली। लेकिन इसके अंदर बड़ा कंफ्यूजन आ जाती है अनवर साहब, लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं जी हमारा तो बाग था, तो इस वजह से हम कंफ्यूज हैं और इस वजह से हम पूछ रहे हैं कि जी टैक्स देना पड़ेगा। ये तो ऐसी बात है, लोग हैं हमारा तो बाग था, फल कोई और तोड़ के ले गया। हाँ, तो ये कौन सी बात है? बाग था तो जमीन आपकी थी, किसी ने बाग की आमदनी पे अपना टैक्स देना, वो उसका है मसला। लेकिन आप जो रेंटल इनकम मिल रही है, आपको जो पैसा मिल रहा है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उस पर आपको टैक्स देना है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको टैक्स देना है। अच्छा जी, ये साद हयात हैं इस्लामाबाद से, और उन्होंने पूछा है कि रेंटल प्रॉपर्टीज की भी किस्म होती है, जैसे कि घर, गोदाम, जमीन, प्लॉट, इसका टैक्स में कोई फर्क है? देखें, जहाँ तक गोदाम की बात है, वो वेयर हाउसिंग एक पूरा बिजनेस है। ठीक, अगर वो उस लेवल में तो वो एक डिफरेंट बिजनेस है। ओके, ठीक है ना। लेकिन अदरवाइज जो है, अगर आपने रेंट पे दिया हुआ है, सिर्फ एक आपकी जगह है, तो वो रेंटल इनकम में ही आती है। लेकिन अगर आप वेयर हाउसिंग करते हैं तो वेयर हाउसिंग डिफरेंट वो है, वो गोदाम की मद में भी आता है। बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, बहुत छोटे उनके यूनिट्स भी होते हैं, बड़े यूनिट्स भी होते हैं, लेकिन वो एक पूरी कंपनी होती है जो ये मैनेज कर रही होती है, तो वो डिफरेंट बिजनेस है पूरा, वो बिजनेस इनकम में आएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी कोई है या कोई छोटा सा आपका जगह है जिसको आप किसी ने यूज करने के लिए दे दी, तो वो रेंटल इनकम में भी आएगी, वो रेंटल इनकम में भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये अहमद बुखारी साहब हैं लाहौर से, और ये पूछ रहे हैं कि किराए की इनकम टैक्स किस कैटेगरी में आती है और इसकी टैक्स स्लैब्स क्या हैं? देखिए, हमने बताया और हमारे ब्लूमबर्ग पे चल रहा है कि स्लैब्स क्या हैं, और ये 5% से 35% से मुख्तलिफ रेट पे है, और ये 2 लाख की आपका थ्रेशोल्ड है। 2 लाख से ऊपर पे आमदनी पे आपको ये
टैक्स देना पड़ता है, और ये सेपरेट ब्लॉक है, ये जो है इंडिविजुअल के लिए ये ऐड नहीं होगी, ये आपकी दूसरी आमदनी के साथ ऐड नहीं होगी, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम पे टैक्स होगी। ये आपकी क्लब इनकम नहीं होगी, ये आपका इनकम क्लब नहीं होगी, आपकी दूसरी इनकम के साथ। सही। अच्छा, ये समीर लोधी है और इन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो मैं शेयर करती हूँ। इन्होंने लिखा है कि सैलरी टैक्स स्लैब्स इज इंक्रीज थ्रू फाइनेंस एक्ट 2019 बट इट्स मेरिली रेटिफिकेशन ऑफ फोर्स फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट 2019 wherein income from salary up to 1.2 million was subject to annual tax। और इन्होंने लिखा है कि that was nothing but a political and point scoring amendment। Current tax slabs is almost same before amendment। Current major impact on salaries above 5 million, so that salaried person who will be paying more tax। देखिए, ये तो इन्होंने पूरी एक डिस्क्रिप्शन लिखी है, इन्होंने सवाल तो कोई पूछा नहीं है, इन्होंने स्टोरी नरेट कर दी है। और ये बात अपनी जगह सही है कि वो जो अमेंडमेंट की गई थी 12 लाख वाली, वो एक पॉलिटिकल स्टांस था और उसकी जरूरत नहीं थी। उससे 5 लाख लोग जो हैं वो निकल गए थे उस टैक्स नेट से, और इसको हमने अपने प्रोग्राम में भी बड़ा अपोज किया था, बिल्कुल हाईलाइट किया था। हमने हाईलाइट भी किया था, उनको अपोज किया था। उन्होंने कहा था ये सजेशन जो है वैलिड नहीं है, इससे टैक्स जो है कलेक्शन पे इम्पैक्ट आएगा, और ये किसी तरह भी वाइबल अमेंडमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली उसको, जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको फिर अमेंड किया। तो मेरे ख्याल में आज जो टैक्स रेट हैं वो उतने ही हैं जो आज से 1 साल पहले थे, तो कोई ऐसा मेजर इसमें चेंज नहीं आया, मेजर चेंज हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज भी रहते हैं अनवर साहब की जी, किराए की आमदनी पे टैक्स क्यों दें जी, हम तो ऑलरेडी हम तो किराया दे रहे हैं, और बहुत सारे कंफ्यूजन होती है। तो ये बताएं कि इंडिविजुअल्स और कंपनीज के किराए की आमदनी में क्या फ़र्क है? देखिए, अगर कंपनी किसी को कोई प्रॉपर्टी लेट आउट करती है तो उसको डिडक्शंस मिलती हैं। अच्छा। और इंडिविजुअल केस में एक थ्रेशोल्ड से नीचे वालों को नहीं मिलती है, एक थ्रेशोल्ड से ऊपर वालों को, तो वो ही डिस्पैरिटी है जिसकी वजह से कंपनी को पूरा, और कंपनी के रेट अब ग्रेजुअली कम भी हो रहे हैं। ठीक। तो अगर यही रेट इंडिविजुअल के रहे जो रेट आज हैं, तो इंडिविजुअल के लिए प्रॉपर्टी इनकम में जो है ना मतलब लॉस होना शुरू हो जाएगा अगर इन कंपैरिजन अगर हम बात करेंगे। तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अगर एक ही सोर्स ऑफ इनकम है और वो कंपनी कमा रही है और इंडिविजुअल भी कमा रहा है, तो उसके रेट जो है मेरे ख्याल में एक जैसे होने चाहिए, ताकि लोगों को एक आसानी हो। और हो सकता है गवर्नमेंट ये चाहे कि कंपनी, लेकिन हर आदमी कंपनी नहीं बना सकता प्रॉपर्टी इनकम के लिए, उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, तो मेरे ख्याल में वो रेट एक जैसे हो जाए तो वो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, जो लोग अपने एसेट्स बैंक में किराए की आमदनी रखते हैं और फिर इस पे टैक्स नहीं देते हैं, तो क्या ये कानून के खिलाफ वर्जी नहीं? देखिए, बैंक में कोई भी पैसा जो कि अनडिक्लेयर्ड, अनडिस्क्लोज या अनकॉल्ड हो, अच्छा, वो जो है वो पैसा जो है कानून की खिलाफ वर्जी है, उसका मुनाफी है, क्योंकि उसको रिकंसाइल करना आपकी जिम्मेदारी है अपने एनुअल स्टेटमेंट में। अगर आपने उसको रिटर्न जो फाइल करते हो, अगर आपने उसको रिकंसाइल नहीं किया तो वो आपने कंसील्ड इनकम दिखाई है। सही। तो किराए की जो आमदनी है उस पर टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट तो मुख्तलिफ है ना, आपको बता दें, तो वो तो आपको मैंने बता दिया मुख्तलिफ हैं कि 5 से मुख्तलिफ वो हैं, लेकिन वो जब भी होगी वो अलग सेपरेटली टैक्स होगा। बिल्कुल। शो का टाइम एंड अप होने लगा है, आप सम अप कर दीजिए। अच्छा, कुछ सवाल पिछले प्रोग्राम के हवाले से भी हमारे पास आए थे, तो वो जिसमें एक तो बेनिफिट वाली बात की गई थी, रिटायरमेंट बेनिफिट वाली बात थी। बिल्कुल, रिटायरमेंट बेनिफिट पर कोई टैक्स लगता है, ये ट्वीट में आई। तो ये हमने, क्योंकि सैलरी का प्रोग्राम लास्ट ईयर था, बड़ा ये रेलेवेंट प्रोग्राम था, लोगों को बड़ा इससे कंसर्न था कि क्या चीज है। तो रिटायरमेंट बेनिफिट पे टैक्स लगता है, प्रोवाइडेड आपकी जो ग्रेजुटी और आपका प्रोविडेंट फंड अप्रूव्ड हो, कमिश्नर इनकम FBR अप्रूव करे। अगर वो अप्रूव नहीं होता तो ये 3 साल के एवरेज रेट पे टैक्स लगता है ये। अच्छा, ठीक है, सर्टेन उस पे एग्जेम्पशंस है, लेकिन एक 3 साल के एवरेज रेट पे टैक्स है, लेकिन इस पे टैक्स है अगर ये अप्रूव्ड नहीं है। अगर ये अप्रूव्ड है तो इस पे टैक्स है, इस पे टैक्स है। ठीक है। अच्छा, ये जो एरियर सैलरी है इस पर टैक्स किस तरह लगाया जाएगा? देखिए, एरियर सैलरी का जो इशू है उसका एक मैकेनिज्म लॉ में दिया गया है। अगर आपकी सैलरी आपको मिली है 2 साल की और 2 साल पहले उस पर टैक्स 5% था, और जब मिली उस वक्त सैलरी पर रेट ऑफ टैक्स जो है वो 10% है, तो आप कमिश्नर को FBR को अप्लाई करेंगे, सही, इनलैंड रेवेन्यू को, और उनसे कहेंगे कि जी मेरी एरियर सैलरी है और इस पे जो है मुझे रेट ऑफ टैक्स जो है 5% लगना चाहिए। अब वो परमिशन देंगे तो आपको 5% लगेगा, अदरवाइज आपको ज्यादा रेट, अदरवाइज फिर आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर सैलरी के साथ साथ मेरी कोई दूसरी आमदन भी है तो इस पर टैक्स लगेगा, ये भी हमें बिल्कुल। ये आमदनी अगर कोई जैसे रेंट है वो क्लब नहीं होगी, लेकिन दूसरी को बिजनेस इनकम तो क्लब हो जाएगी। सैलरी आपकी 100 रुपए और बिजनेस इनकम 100 रुपए, तो दोनों क्लब हो गए 200 पे टैक्स लगेगा। अब उसमें ज्यादा जो आमदनी होगी, अब सैलरी 50% और 50 वो है, तो सैलरी रेट मोस्टली लोगों का ये होता है कि नीचे हम जॉब कर रहे हैं उसमें से हम टैक्स दे देते हैं, हमारी
सैलरी में से टैक्स कट जाता है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं वो तो हमारा अपना। इसमें ये कि 75% अगर सैलरी होगी तो सैलरी का रेट लगेगा, सही। अगर 75% कम होगी तो बिजनेस का रेट लगेगा, बिजनेस का रेट लगेगा। तो शो का टाइम बिल्कुल एंड अप होने लगा है। आप देखिए, सोच और निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है, और उसमें सबसे ज़्यादा सोच की तब्दीली। निज़ाम तो तब्दील होते रहे हैं और कानून भी आते रहे हैं, डिफरेंट लोग मैकेनिज़्म भी आता रहा है, लेकिन सोच जब तक तब्दील नहीं होगी, और सोच की तब्दीली जो है वो इतनी अहम है कि लोगों को आज ये समझना चाहिए कि अगर उन्होंने आज टैक्स देना नहीं शुरू किया तो वो आने वाले वक्त में रिग्रेट करेंगे। आने वाले वक्त में सिर्फ खुशाइन बात यह है कि आज का जो नौजवान है वो जो है वो टैक्स देने पर राज़ी है, वो जो है चीज़ें ख़रीदता है तो वो ये नहीं देखता कि मुझे टैक्स कितना देना पड़ रहा है, और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो ये टैक्स रविश जारी रखेंगे तो ये टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ाएगा और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान की आने वाले नस्लों के लिए पाकिस्तान मजबूत मुस्तहकम होगा, और उनको जो उनकी बेसिक नेसेसिटी हैं जो वो दूसरे मुल्कों में देखते हैं, दूसरे जगहों पे जाके तलाश करते हैं, जिसमें तालीम है, सेहत है, सफरी सहूलत है और बराबरी के हुकूक हैं, वो उनको पाकिस्तान में भी मुयसर आएंगे। इस तरह वो पाकिस्तान में रिटेन करेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में अपना पोटेंशियल देंगे, पाकिस्तान में काम करेंगे। तो ये टैक्स निज़ाम से जो कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक अगर समझें आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक हम सिर्फ इसको इकोनॉमी से रिलेट करते हैं, ये सोशल सब्जेक्ट बन गया है। तो इसको अगर आप जो हैं इसको इस तरह देखें, लोगों को समझें इस तरह कि ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है, तो मेरे ख्याल में उनको ये बात समझ में आएगी, उनकी सोच तब्दील होगी। और हम जब बात करते हैं कि मजबूत टैक्स निज़ाम मजबूत पाकिस्तान, तो ये फिर एक मैसेज है कि लोग अगर टैक्स निज़ाम मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत बिल्कुल होगा। पाकिस्तान भी मजबूत होगा, और डेफिनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग अ पेट्रियोटिक पर्सन, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम टैक्स पे करें और अपने मुल्क को आगे लेकर जाएं। आज का शो आपको कैसा लगा ये बताइएगा हमारी सोशल साइट पर, तो फॉलो करते रहिए टैक्स सराव।